हेलो देव। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है CoAP यानी कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे CoAP क्या है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है और MQTT जैसे दूसरे प्रोटोकॉल से ये कैसे डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं CoAP है क्या। CoAP का फुल फॉर्म है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो खास तौर पर उन IoT डिवाइसेस के लिए बनाया गया है जिनके पास पावर, मेमोरी और प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट डिवाइसेस। आप इसे HTTP का छोटा भाई समझ सकते हैं। जैसे वेबसाइट्स के लिए HTTP होता है, वैसे ही छोटे डिवाइसेस के लिए CoAP है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है और इसमें भी गेट पोस्ट जैसे मेथड्स होते हैं, बिल्कुल HTTP की तरह। लेकिन ये बहुत हल्का, लाइट वेट है। इसे IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने स्टैंडर्डाइज किया है, इसलिए ये एक बहुत रिलायबल प्रोटोकॉल है। अब सवाल ये है कि हमारे पास जब HTTP जैसे प्रोटोकॉल्स हैं पहले से, तो CoAP की जरूरत क्यों पड़ी। इस इमेज को देखिए। HTTP एक बड़े ट्रक जैसा है जो बहुत सारे डेटा ले जा सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए एनर्जी और अच्छी रोड, जो कि बैंडविड्थ है, वो चाहिए। वहीं CoAP एक छोटा स्कूटर है जो कम सामान ले जा सकता है, लेकिन पतली गलियों से लो बैंडविड्थ नेटवर्क से भी निकल जाता है और पेट्रोल, जो कि एनर्जी है, वो भी बहुत कम खर्च करता है। IoT के ज्यादातर डिवाइसेस छोटे होते हैं, बैटरी पर चलते हैं और उनकी कंप्यूटिंग पावर भी काफी कम होती है। इनके लिए HTTP जैसा भारी प्रोटोकॉल ठीक नहीं है। साथ ही IoT नेटवर्क्स अक्सर अनस्टेबल होते हैं, बैंडविड्थ कम होती है उनके पास और पैकेट लॉस से भी बहुत वो सफर करते हैं। CoAP इन सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। इसके मैसेजेस छोटे और तेज होते हैं, जिससे डिवाइसेस की बैटरी लाइफ भी बच जाती है। तो चलिए देखते हैं कि CoAP काम कैसे करता है। ये सिंपल क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करता है। एक डिवाइस, क्लाइंट, रिक्वेस्ट भेजता है और दूसरा डिवाइस या सर्वर उसका जवाब देता है। ये रेस्ट स्टाइल मेथड्स का इस्तेमाल करता है, जैसे गेट डेटा पाने के लिए, पोस्ट नया डेटा बनाने के लिए, पुट डेटा अपडेट करने के लिए, डिलीट डेटा को हटाने के लिए। अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से ही पता होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, CoAP अक्सर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP पर चलता है। TCP की तरह इसमें कनेक्शंस बनाने के लिए लंबा चौड़ा हैंडशेक नहीं होता है, जिससे कम्युनिकेशन फास्ट होता है और ओवरहेड कम रहता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने फोन से घर के अलग अलग कमरों का टेम्परेचर जानना चाहते हैं। यहाँ आपका फोन एक CoAP क्लाइंट है। बेडरूम और लिविंग रूम में लगे थर्मोस्टेट्स CoAP सर्वर्स हैं। आपका फोन एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसका एड्रेस कुछ इस तरह दिखता है, जो यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है, CoAP://myhome.in:5683/नेक्स्ट बेडरूम/10। ये रिक्वेस्ट आपके नेक्स्ट बेडरूम वाले जो सर्वर है उसमें भेजा जा रहा है। और आपका अगला जो सर्वर है वो थर्मोस्टेट्स इन लिविंग रूम है, उस पे अभी रिक्वेस्ट नहीं भेजा जा रहा, अभी सिर्फ इस बेडरूम वाले सर्वर पे भेजा जा रहा है। और जब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे चला जाएगा तो ये इसे प्रोसेस करके आपको एक रिस्पॉन्स भेजेगा, जो कि 72 ऐप आपका टेम्परेचर होगा और वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और इस URL को हम लोग थोड़ा तोड़ के समझने का कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इस URL में आपका सबसे पहले तो CoAP:// बता रहा है कि ये CoAP प्रोटोकॉल पे रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। उसे उसके बाद यहाँ पे myhome.in सर्वर का एड्रेस है, 5683 CoAP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, नेक्स्ट बेडरूम डिवाइस का नाम है और लास्ट में /temp उस पैरामीटर का नाम है जिसे आप रीड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो टेम्परेचर है /temp। इस रिक्वेस्ट का जवाब में आपको बेडरूम से के थर्मोस्टेट से आपको 72 ऐप मिल रहा है, जो कि टेम्परेचर है उस बेडरूम का। इसी तरह आप लिविंग रूम के CoAP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजकर लिविंग रूम के टेम्परेचर को भी रीड कर सकते हैं। CoAP में कम्युनिकेशन के लिए दो तरह के मैसेजेस होते हैं, कंफर्मेबल मैसेज, नॉन कंफर्मेबल मैसेज। कंफर्मेबल मैसेज, इसमें जब क्लाइंट कोई मैसेज भेजता है तो वो सर्वर से एक एक्नॉलेजमेंट यानी ACK का इंतजार करता है। अगर सर्वर से जवाब नहीं मिलता है तो क्लाइंट मैसेज को दोबारा भेजता है। ये रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए है। वहीं पे नॉन कंफर्मेबल मैसेजेस में ये सेंड एंड फॉरगेट जैसा है, मतलब क्लाइंट मैसेज भेज देता है और सर्वर से किसी जवाब की उम्मीद नहीं रखता है। इसमें डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है।
इसके अलावा सीओएपी में एक बहुत ही कूल फीचर है जिसे ऑब्जर्व कहा जाता है। इसमें क्लाइंट सर्वर को बोल सकता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई डेटा चेंज हो, मुझे खुद बता देना। मतलब बिना रिक्वेस्ट किए डेटा सर्वर से अपने आप आ सकता है। इससे क्लाइंट को बार बार डेटा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक और एनर्जी दोनों बचती है। तो सीओएपी के कुछ बेनिफिट्स एंड फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लो ओवरहेड। सीओएपी मैसेजेस बहुत छोटे होते हैं, जिससे एनर्जी और नेटवर्क बैंडविड्थ दोनों की बचत होती है। सीओएपी कमजोर या अनस्टेबल नेटवर्क्स में भी अच्छे से काम करता है। अगर आपको रेस्ट एपीआईज के बारे में पहले से नॉलेज है, तो सीओएपी यूज करने में आपको काफी इजी होगा। सीओएपी मल्टीकास्ट को, रिसर्च डिस्कवरी को, ऑब्जर्व जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। सीओएपी को सिक्योर भी किया जा सकता है ताकि आपका डेटा प्राइवेट और सेफ रहे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जब आप अपना आईओटी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि सीओएपी का इस्तेमाल करें या एमक्यूटीटी का। दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या सही है? चलिए कुछ सवालों के जरिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि क्या मेरे प्रोजेक्ट में छोटे बैटरी से चलने वाले डिवाइसेस हैं? अगर आपका आंसर यस है, तो सीओएपी आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। एमक्यूटीटी भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले सकता है। सेकंड चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि आपके प्रोजेक्ट में क्या आप सिर्फ स्मॉल स्टेटस मैसेजेस या फिर कंट्रोल मैसेजेस भेज रहे हो, जैसे कि टेम्परेचर बताना या फिर लाइट ऑन ऑफ करना। ऐसे चीज़ों को अगर आप कर रहे हो, तो सीओएपी आपके लिए बेस्ट है। पर अगर आप लॉन्ग मैसेजेस या फिर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, तो फिर आप एमक्यूटीटी को प्रेफर करो। एक और चीज आप ऑब्जर्व करिए कि क्या आप एक बार में मल्टीपल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा रहे हो। अगर हाँ, तो सीओएपी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो मल्टीकास्ट को सपोर्ट करता है। वहीं पे एमक्यूटीटी भी आप यूज करोगे, लेकिन वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको मैसेज सेंड करने में रिलायबिलिटी चाहिए, तो आप एमक्यूटीटी को प्रेफर करिए, क्योंकि एमक्यूटीटी टीसीपी बेस्ड है और सीओएपी यूडीपी बेस्ड है। और नेक्स्ट थिंग, अगर आपको वेब प्रोग्रामिंग यानी रेस्ट यूज करने आता है, तो आप सीओएपी को प्रेफर करिए। एमक्यूटीटी में आपको अलग से पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल्स और लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ेगा। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं सीओएपी का और एमक्यूटीटी का। यहाँ पे हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं कि सीओएपी और एमक्यूटीटी में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल। सीओएपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पर काम करता है और एमक्यूटीटी पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर काम करता है। सीओएपी में हम यूडीपी यूज करते हैं और एमक्यूटीटी में हम टीसीपी यूज करते हैं। सीओएपी में सिक्योरिटी के लिए डीटीएलएस ओवर यूडीपी होता है और एमक्यूटीटी में एसएसएल टीएलएस ओवर टीसीपी होता है। बैंडविड्थ के मामले में सीओएपी ज़्यादा एफिशिएंट है और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए परफेक्ट है। रिलायबिलिटी के लिए एमक्यूटीटी बेटर है क्योंकि टीसीपी बेस्ड है। और आर्किटेक्चरल डिफरेंस में हम लोग देखें तो सीओएपी डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखता है बिटवीन डिवाइसेस और एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन बाय सेंट्रल ब्रोकर होता है। अब देखते हैं सीओएपी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैटरी पावर्ड सेंसर्स, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या एयर क्वालिटी सेंसर जो थोड़ी थोड़ी देर में डेटा भेजते हैं, इनमें सीओएपी का यूज किया जा सकता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट लाइट्स, डोर लॉक्स, स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए सीओएपी का यूज किया जा सकता है। हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जहां डेटा कम हो और बैटरी बचाना जरूरी हो, वहां पे सीओएपी का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग्स और एनर्जी मीटर्स, एनर्जी यूसेज को मॉनिटर करने के लिए भी हम सीओएपी का यूज कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी जगह जहां बहुत सारे छोटे डिवाइसेस को ओकेशनली डेटा भेजना हो और एनर्जी या नेटवर्क कम हो, वहां पे सीओएपी को एक बेहतरीन सॉल्यूशन आप मान सकते हो। सीओएपी कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। तो ये था सीओएपी का एक इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हो या लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।